त्रैमासिक परीक्षा 2023-24 के लिए कक्षा 11वीं के विद्यार्थियों के लिए लेकर के आ चुके हैं महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो कि आपके व्याकरण से होंगे, है ना। पूरी व्याकरण इस वीडियो में कंप्लीट करा दी जाएगी। काव्य के भेद, अलंकार, शब्द गुण, शब्द शक्ति, छंद, रस, जो भी आपके पूछे जाने हैं, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं आएगा, तो ये सभी कंप्लीट करेंगे। देख सकते हैं यहाँ पे काव्य की परिभाषा एवं भेद। पहले काव्य पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, इसके बाद रस, छंद, अलंकार, शब्द गुण, शब्द शक्ति सभी देखेंगे। परिभाषा देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे काव्य की। तो काव्य की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ के अनुसार क्या होती है? रसात्मकम वाक्यम काव्यम। साथ में आंसर भी बता रहा हूँ, साथ में इंपोर्टेंट क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है सभी कंप्लीट करने में, आपको ये प्रोवाइड कराने में, है ना। तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जरूर कुछ लिखें। तो काव्य की परिभाषा यहाँ पे आचार्य विश्वनाथ ने इस प्रकार से दी है कि रसात्मकम वाक्यम काव्यम। ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। हिंदी साहित्य में काव्य के दो रूप मिलते हैं, प्रबंध काव्य और दूसरा होता है मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य की परिभाषा नीचे देखेंगे। यहाँ पे प्रबंध काव्य को समझ लेते हैं। जिस रचना का प्रत्येक पद अपने पहले और बाद के पदों से संबंधित हो, वहाँ पे प्रबंध काव्य होता है ना। जहाँ पे पहला और बाद का पद जो है उस रचना में यदि संबंधित हैं, है ना, जिस रचना का जो प्रत्येक पद होता है ना, उसका जो पद होता है पहले और बाद के पदों से संबंध रखता है, तो वहाँ पे प्रबंध काव्य माना जाता है। प्रबंध काव्य वहाँ पे होता ही है ना। इसके दो भेद होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। इसके अंतर्गत प्रबंध काव्य के अंतर्गत दो प्रकार आते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो इनमें देखेंगे महाकाव्य की परिभाषा, ये आपके पूछे ही जाने हैं, तो आपको इससे बाहर नहीं पढ़ना है। महाकाव्य देखेंगे। महाकाव्य में किसी इतिहास प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन का संपूर्ण वर्णन होता है। यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि संपूर्ण वर्णन जहाँ पे हो रहा है वो महाकाव्य कहलाता है। आप शुरू से ही महाकाव्य पढ़ते आए हैं, 9th से ही, है ना, पहले से ही। महाकाव्य की विशेषताएं क्या होती हैं? महाकाव्य में जो 8 सर्ग होते हैं, आपको याद रखना, कम से कम 8 सर्ग तो होते ही हैं, है ना। रचना सर्गबद्ध तथा एक सूत्र में बंधी होती है। जीवन के समग्र रूप का चित्रण होता है। प्रमुख रूप से वीर, श्रृंगार और शांत रस पाए जाते हैं। महाकाव्य की विशेषताएं क्या है खासकर कि यहाँ पर वीर रस होगा या फिर श्रृंगार होगा या शांत रस होगा खासकर। आगे देखेंगे उदाहरण क्या है। तो महाकाव्य का उदाहरण है रामचरितमानस, कामायनी, साकेत, जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरितमानस, कामायनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है। साकेत मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित महाकाव्य है। तो ये तीनों के नाम आप याद रखेंगे और रचनाएं इनकी याद रखेंगे। खंड काव्य के बारे में जानेंगे। खंड काव्य क्या है? इसमें जीवन की किसी एक पक्ष का वर्णन होता है। जीवन के किसी एक पक्ष या जीवन के कोई व्यक्ति है उसकी किसी एक विशेष घटना का वर्णन जिसमें होता है वो खंड काव्य कहलाता है। खंड काव्य की विशेषताएं जानेंगे। देख पा रहे होंगे पहला आपका पॉइंट है, खंड काव्य की विशेषता में कथा एक सूत्र में होती है ना। खंड काव्य अपने आप में पूर्ण होता है। अपने आप में पूर्ण होता है मतलब छोटा तो होता है लेकिन अपने आप में पूर्ण होता है। यहाँ पे देखें ये घटना है कोई, तो उसकी पूर्णतः उसमें दिखाई जाएगी, है ना। उदाहरण रहेगा इसका पंचवटी, जयद्रथ वध, मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित हैं, है ना। तो ये आपके रहेंगे उदाहरण जो है खंड काव्य के। मुक्तक काव्य देख पा रहे होंगे आप, जो कि एक प्रबंध काव्य का ही वो काव्य का ही भेद है, मुक्तक काव्य और प्रबंध काव्य। सेकंड हम देख पा रहे होंगे मुक्तक काव्य। मुक्तक काव्य के भी दो भेद मानेंगे। कौन कौन से? पाठ्य मुक्तक और गेय मुक्तक। तो इन्हें भी आप देख लेंगे। हालांकि ये इम्पोर्टेंट नहीं है आपके पोर्शन से, लेकिन मैंने बता दिया है कि ये भी आपको याद रखने चाहिए। अलंकार देखेंगे। अलंकार की परिभाषा क्या है? तो अलंकार की परिभाषा होती है वे तत्व जो काव्य की शोभा बढ़ाते हैं अलंकार कहलाते हैं। अलंकार का अर्थ क्या होता है? आभूषण। आभूषण अलंकार का अर्थ होता है ना। याद रखिएगा, आभूषण अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जरूर से याद रखिए, क्योंकि जहाँ पे गहना हो, आभूषण हो, वहाँ पे सुंदरता तो दिखेगी ही, है ना। काव्य की शोभा बढ़ रही है, अलंकार कहलाते हैं, है ना। इसके भेद होते हैं, जो अलंकार के प्रकार होते हैं 3, शब्दालंकार, अर्थालंकार, उभयालंकार। तो ये इसके प्रकार होते हैं। तो ये आपके पोर्शन में नहीं पूछा जाएगा कि अनुप्रास, समक, श्लेष, उपमा की परिभाषा लिखिए कि ये लिखिए, है ना। आपके जो पूछे जाने हैं मैं वो आपको बताता हूँ। तो ये वक्रोक्ति आपका पूछा जाना है, तो वक्रोक्ति आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। चलिए इसे समझते हैं। वक्रोक्ति अर्थात तेरी बात टेढ़ी बात, है ना। कोई बात कह रहा है पर वो टेढ़ी समझ ना आए, समझ लेते हैं इसको। जब वक्ता कोई और बात कहे और श्रोता उसका कोई अर्थ लगाए, अन्य अर्थ लगाए, तब वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है ना। कोई आपसे कुछ बात कह रहा है लेकिन आप उसका अलग ही अर्थ लगाए, है ना, तो वो वहाँ पे वक्रोक्ति अलंकार माना जाएगा। जैसे इसका उदाहरण देखिए, कौन द्वार पर, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है, इन्हें जरूर ध्यान दीजिएगा। कौन द्वार पर, हरि में राधे, क्या बानर का काम यहाँ, है ना।
तो एक कृष्ण जी द्वारा कही गई बात है, ये राधा द्वारा कही गई बात है, ये भी राधा द्वारा कही गई बात है। यहाँ पे समझेंगे, इसका स्पष्टीकरण आपको बताया गया है। राधा भीतर से पूछती हैं कि तुम कौन हो, है ना, कौन द्वार पर, कि तुम कौन हो। कृष्ण उत्तर देते हैं हरि मैं राधे। कृष्ण उत्तर देते हैं कि हरि हूँ। तब राधा जवाब में कहती हैं क्या बानर का काम यहाँ, कि यहाँ बंदर का कोई काम नहीं। हरि के दो अर्थ हैं, कृष्ण और बानर। यहाँ पे हरि जो शब्द आया है इसके दो अर्थ यहाँ पे हैं, कृष्ण और बानर, है ना। तो इस प्रकार से आप ये समझ सकते हैं वक्रोक्ति अलंकार आपका। तो यहाँ पे दृष्टांत अलंकार आप देख पा रहे होंगे कि आपके पाठ्यक्रम में आपको दृष्टांत अलंकार दिया गया है। आपकी त्रैमासिक परीक्षा के हिसाब से पूछा ही जाएगा, जहाँ पहले कोई बात कहकर उससे मिलती जुलती बात को दृष्टांत कहा जाए, द्वारा कहा जाए, किंतु समानता के लिए कोई शब्द प्रकट ना हो, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। तो ये रहेगी आपकी दृष्टांत अलंकार की परिभाषा, जिसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे इसका उदाहरण क्या रहेगा, करत करत अभ्यास ते जरमती होत सुजान, रसरियावत जात ते सिल पर परत निशान। तो इस प्रकार से आपको इसका उदाहरण पूरा कंप्लीट कर लेना है। यहाँ पर रहेगा उदाहरण अलंकार, है ना। आपको ये उदाहरण, ये वाला उदाहरण नहीं है, एग्जाम्पल नहीं है, ये इसका नाम ही है उदाहरण अलंकार, जैसे, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे कि जहाँ किसी एक बात को कहकर उसे समझाने के लिए ज्यों जैसे आदि शब्द कहकर दूसरी बात कही जाती है, वहाँ उदाहरण अलंकार होता है। जैसे हम किसी को कोई बात समझाने का प्रयास करते हैं तो उसे समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन हम उसे समझाना चाहते हैं, तो हम कहते हैं ना कि जैसे, जैसे इस प्रकार, है ना। जैसे कोई अलग उसी से संबंधित कोई सेम बात कह करके उसे समझाने का प्रयास करते हैं, तो वहाँ पे जैसे ज्यों आदि शब्द का यूज हम करते हैं, तो वहाँ पर उदाहरण अलंकार होता है ना। जो हम वो कह रहे हैं उसमें उदाहरण अलंकार होता है। इसका उदाहरण रहेगा, नैना देवताएं सब हिये को हेत अहेत, जैसे निर्मल आरसी भली बुरी कह देत। तो इस प्रकार से इसका उदाहरण रहेगा। यहाँ पे देखेंगे शब्द शक्ति, शब्द शक्ति स्टार्ट कर रहे हैं हम, अलंकार और काव्य पूरा कर चुके हैं। शब्द शक्ति स्टार्ट करते हैं, किसी शब्द में अंतर्निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को शब्द शक्ति कहते हैं, यानी कि शब्द की शक्ति, है ना। देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे शब्द की शक्ति, शब्द के अंदर क्या अंतर्निहित अर्थ, शब्द का जो होता है अंतर्निहित अर्थ का बोध कराने वाली शक्ति जो होती है उसे हम शब्द शक्ति कहते हैं। आसान से शब्दों में समझेंगे। यहाँ पे शब्द शक्ति के 3 प्रकार होते हैं, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। तो अभिधा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले यहाँ पे देख पा रहे होंगे अभिधा शब्द शक्ति, जिस शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का सबसे सरल स्पष्ट अर्थ निकले वह शब्द शक्ति अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। जहाँ पे आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ना पड़े, है ना, आसानी से सरलता से स्पष्ट रूप से आप समझ जाएं सीधा। देखिए जैसे अशोक पुस्तक पढ़ रहा है तो यहाँ पे आपको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है, सरल है वाक्य और स्पष्ट है। तो यहाँ पे आपकी अभिधा शब्द शक्ति होगी, कल वर्षा हो रही थी, है ना, इसको उदाहरण रहेंगे। अगली है आपकी लक्षणा शब्द शक्ति। यहाँ पे देखें लक्षणा के बारे में, जब मुख्यार्थ की बाधा होने पर रूढ़ या लोक प्रसिद्ध या प्रयोजन के कारण जिस शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ से संबंध अन्य अर्थ की प्राप्ति हो, है ना। जहाँ पे जो हम पढ़ रहे हैं काव्य लेकिन उसमें हमें मुख्य अर्थ नहीं मिल रहा, उसकी जगह हमें अन्य अर्थ की, यानी कि लक्ष्य अर्थ की प्राप्ति हो, अन्य अर्थ की प्राप्ति हो रही है, वहाँ उस शब्द शक्ति को लक्षणा शब्द शक्ति कहा जाता है। यह 2 प्रकार की होती है, द्विलक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। तो इन्हें याद रखेंगे। अगली है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति, है ना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है व्यंजना। जिस शब्द शक्ति के द्वारा मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से भिन्न अर्थ प्राप्त हो उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहते हैं। मुख्य अर्थ और लक्ष्य अर्थ से भिन्न, है ना, जो आपका अर्थ है मुख्य उसका कहने का, उससे और लक्ष्य अर्थ से भिन्न, यानी कि इससे अलग ही अर्थ निकल रहा है, अलग यानी कि भिन्न अर्थ प्राप्त हो रहा है, उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहेंगे। इसका है क्या, सुबह के 8 बजे गए, है ना। वाक्य तो ये साधारण आपको दिया गया है, परंतु इसे समझेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए संदर्भ के अनुसार अलग अलग अर्थ होंगे, है ना। आपने किसी से जैसे कहा कि सुबह के 8 बज गए हैं, तो अलग अलग व्यक्ति सुनेगा ऐसे। जैसे आपने 4 लोगों के सामने कहा सुबह के 8 बज गए हैं, तो किसी को अलग संदर्भ में से सोचना है, किसी को अलग संदर्भ में, किसी को अलग काम है, तो वो उसी संदर्भ के अनुसार सोचेगा ना, तो उसका अलग अलग अर्थ निकलेगा। तो यही है व्यंजना शब्द शक्ति। आगे देखेंगे परिभाषा देखेंगे किसकी, यहाँ से हम
शब्द गुण स्टार्ट करते हैं, है ना। यहाँ पे हेडिंग नहीं डल पाई, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ से शब्द गुण स्टार्ट हो रहे हैं। शब्द शक्ति हम कंप्लीट कर चुके हैं और अलंकार कंप्लीट कर चुके हैं, काव्य कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ से हम शब्द गुण स्टार्ट कर रहे हैं। शब्द गुण की परिभाषा देखेंगे आप, यहाँ पे देख पा रहे होंगे परिभाषा है, शब्दों में निहित वह गुण जो हमें विभिन्न रसों का अनुभव करवाते हैं उन्हें शब्द गुण कहा जाता है। इसके प्रकार देखेंगे, शब्द गुण के 3 भेद होते हैं। प्रसाद, है ना, प्रसाद, ओज, माधुर्य। प्रसाद को समझेंगे, जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर बुद्धि में निर्मलता आ जाए, मन में पवित्रता का एहसास हो, वह काव्य प्रसाद गुण से परिपूर्ण होता है। जैसे कि हे प्रभु आनंददाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। तो ये आपका रहेगा इसका उदाहरण, यानी कि प्रसाद गुण का उदाहरण, जहाँ पे हमें निर्मलता, मन में शांति, पवित्रता का एहसास हो रहा है, यानी कि हमें अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है, मन में अच्छा पवित्रता लग रही है, शांति मिल रही है, पीसफुल यहाँ पे माइंड रहता है, तो वहाँ पे प्रसाद आपका गुण होता है। हे प्रभु आनंददाता, आप इसको एक बार सुनिएगा तो आपको बहुत ही प्रसन्नता होती, मन में पवित्रता का एहसास होगा। तो यहाँ पे आपको लगेगा कि यहाँ पे प्रसाद है, प्रसाद गुण है ना। अगला रहेगा आपका माधुर्य गुण। माधुर्य गुण की परिभाषा जानेंगे, जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर मन पुलकित हो जाए, कानों में मधुरता की अनुभूति हो। माधुर्य, उसका नाम ही है माधुर्य, जहाँ पे मधुरता, मीठी मिठास आपके मन में आ जाए तो वो आपका माधुर्य गुण कहलाता है। यहाँ पे देखेंगे, राम को रूप निहारत जानकी, कंकन के नग की परिछाही, याते सबे सुधि भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। तो ये रहेगा आपका इसका उदाहरण। ये काव्य पढ़ कर के आपके मन को पुलकित अनुभव हो रहा है, तो यहाँ पे आपको मन में मधुरता आ रही है, मधुरता की अनुभूति आपको हो रही है, तो यहाँ पे आपका माधुर्य गुण कहलाएगा, है ना। ओज गुण क्या होता है? ओज मतलब क्या होता है? ओज मतलब होता है जोश, एक प्रकार का। यहाँ पे जिस काव्य को सुनकर या पढ़कर चित्त है ना, चित्र नहीं, यहाँ पे चित्त है, चित्त की वृद्धि में उत्तेजना का भाव जागृत हो, वह काव्य ओज गुण युक्त कहलाता है ना। जैसे कि वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुमने डरो नहीं, तुमने डटो वहीं। तो ये आपको यहाँ पे इसे सुनकर के आप में एक अलग प्रकार का यार मोटिवेशन आ रहा है ना, तो वहाँ पे ओज गुण हो जाएगा। जिस काव्य को पढ़कर, जिस प्रकार से यहाँ पे देख सकते हैं तीनों को, यहाँ पे आपको क्या कर रहा है, यहाँ पे मोटिवेशन आ रहा है, आपको चित्त में उत्तेजना में वृद्धि हो रही है, यहाँ पे आपका मन पुलकित हो रहा है, आपको मधुरता की अनुभूति हो रही है, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पे भी आपको क्या हो रहा है, मन में निर्मलता आ रही है, मन में पवित्रता का एहसास हो रहा है, तो ये आपका प्रसाद गुण हो जाएगा, ये माधुर्य गुण हो जाएगा और ये आपका ओज गुण हो जाएगा। तो ये गुण आपके सभी कंप्लीट हो गए, शब्द गुण, है ना। 3 प्रकार थे इनके, उदाहरण से समझ गए। अब देखेंगे हम रस, पूरा रस कंप्लीट करेंगे। रस की परिभाषा, अंग एवं प्रकार इसके जानेंगे। तो रस के 4 अंग होते हैं। तो रस की परिभाषा तो मैं आपको पहले बता देता हूँ। रस का हमारे चैनल पर रस का एक पहले से वीडियो अपलोडेड है, उसे जाकर के देख लीजिएगा, उसमें मैंने सभी की परिभाषा बताई है। इसमें मैंने परिभाषा नहीं बताई हैं, इसमें उदाहरण बताए हैं सभी के, लेकिन रस के बारे में हम बहुत सी जानकारी इस वीडियो में ये पूरी जानेंगे इसकी, है ना। तो रस के 4 अंग होते हैं, स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव और अनुभाव। स्थायी भाव के बारे में जानते हैं। स्थायी भाव जो होते हैं सहृदय के हृदय में स्थायी रूप से किंतु सुप्त अवस्था में विद्यमान होते हैं, वह स्थायी भाव कहलाते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित भावों को स्थायी भाव कहा जाता है। प्रत्येक रस का जो होता है एक स्थायी भाव होता है, ये पॉइंट याद रखिएगा। संचारी भावों की संख्या कितनी है? 33, देख पा रहे होंगे यहाँ पे। संचारी भावों की संख्या 33 है, ज़रूर से याद रखिए, ऑब्जेक्टिव में आता है। तो ये रहेगा आपका संचारी भाव। पानी में उठने वाले बुलबुलों की तरह कुछ क्षणों के लिए आते और चले जाते हैं, ये आपके संचारी भाव होते हैं। विभाव के बारे में जानेंगे। विभाव के 2 प्रकार दिए गए हैं। स्थायी भाव को जागृत करने वाले कारक को विभाव कहते हैं। विभाव 2 प्रकार के होते हैं, आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव। आलंबन के भी 2 रूप होते हैं, है ना। अनुभाव, आलंबन के भी 2 रूप होते हैं। ये जो आलंबन विभाव है इसके 2 रूप होते हैं, इनके बारे में यहाँ पर नहीं बताया गया, बट आपको ये बताया गया है कि इसके 2 रूप होते हैं। अनुभाव के बारे में जानेंगे। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। आश्रय की बाहरी चेष्टाओं को, बाहरी जो आपकी इच्छाएँ हैं, चेष्टाएँ हैं, जो करने का प्रयास हो रहा है, उसे हम अनुभाव कहते हैं। यहाँ पे देखें सभी रस और उनके स्थायी भाव, तो देख पा रहे होंगे रस एक तरफ, स्थायी भाव। श्रृंगार का रति,
करुण का शोक, हास्य का हास, वीर का उत्साह, ये सभी आपके रस हैं। इनके स्थायी भाव आपको याद रखना है अच्छी तरीके से, है ना। कई बच्चों को स्थायी भाव याद नहीं होते, तो आपको इन्हें अच्छी तरीके से याद रखना है। यहाँ पर रस की परिभाषा देख पा रहे होंगे आपकी, रस होता क्या है। यहाँ पे रस की परिभाषा, रस 10 प्रकार के होते हैं, रस के 4 अंग होते हैं। रस की परिभाषा देख लेते हैं। सहृदय के हृदय में स्थित, ये श्रृंगार रस की परिभाषा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये रस की नहीं है, ये श्रृंगार रस की है। रस की तो होती है जहाँ हमें आनंद की अनुभूति हो, जिस काव्य को पढ़कर आनंद की अनुभूति हो, तो वह रस होता है ना। रस की परिभाषा कहलाती है, रस कहते हैं, है ना। तो ये रस की परिभाषा है श्रृंगार रस की परिभाषा। देख लेते हैं श्रृंगार रस की परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित रति नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभव और संचारी भाव के साथ संयोग होता है, तो वहाँ श्रृंगार रस की निष्पत्ति होती है, या वह काव्य जो होता है श्रृंगार रूपी होता है, श्रृंगार रस रूपी होता है। तो यहाँ पे करना क्या है आपको, मैं सभी रसों की परिभाषा बता दूंगा आपको 1 मिनट में, है ना। सहृदय के हृदय में रति, यहाँ पे आपको रति की जगह क्या कर देना है, वीर कर देना है, और मतलब उत्साह कर देना है, यहाँ पे वीर कर देना है। बस आपकी बन गई वीर रस की परिभाषा। समझ पा रहे हैं। बस आपको यहाँ पे स्थायी भाव का नाम यहाँ पे लिखना है और यहाँ पर रस का नाम लिखना है ना। नोट यहाँ पे दिया गया। इसी प्रकार रस और स्थायी भाव को बदलकर अन्य सभी रसों की परिभाषाएं बनाई जा सकती हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप सभी रसों की परिभाषा बना सकते हैं। मैंने पहले से एक वीडियो अपलोड कर रखा है चैनल पर, जिसमें इसी प्रकार की परिभाषा के अनुसार आपको सभी रसों की परिभाषा सरल और उदाहरण के अनुसार आपको बताई गई है। तो वो आप भी जा करके देखिए, आपका रस टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो बढ़ते हैं श्रृंगार रस के उदाहरण की तरफ। तो मैंने कहा ही है कि आपको इसमें मैंने परिभाषा नहीं बताई हैं, उदाहरण ही बताए हैं। ये तो मैंने यहाँ पे बता दिया है उदाहरण के तौर पे कि किस प्रकार से आप इसकी परिभाषाएं याद कर सकते हैं। तो आप स्थायी भाव और रस का नाम चेंज करके परिभाषा सभी याद कर सकते हैं। श्रृंगार रस का उदाहरण रहेगा, राम को रूप निहारती जानकी, कंकण के नग की परिछाई, याते सबे शुद्धि भूल गई, कर टेक रही पलट टारत नाही। जब सीता जी श्री रामचंद्र जी को देखती हैं तो राम को रूप निहारती जानकी, है ना, जानकी श्री राम जी का रूप निहार रही हैं। तो जैसे कंकन की नग की परिछाई, जो कंकन का नग होता है ना, उसकी परछाई, याते सभी शुद्धि भूल, सब शुद्ध भूल गई, कर टेक रही पल टारत नहीं, है ना, पल नहीं टार रही हैं। इस प्रकार से इसका रहेगा ये उदाहरण। ये रहेगा आपका करुण रस का, राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर बिरह, राहु गए उसुर धाम। तो इसका उदाहरण रहेगा आपका करुण रस का। हास्य, यहाँ पे आपको हंसी आएगी। कहा बंदरिया ने बंदर से, चलो नहाने गंगा, बच्चों को छोड़ो घर पर, होने दो हुड़दंगा। तो ये रहेगा आपका हास्य रस का उदाहरण। इसे अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट कर लेना है। तो सभी रसों के उदाहरण आपको अच्छी तरीके से कंप्लीट होने चाहिए, कंठस्थ होने चाहिए। वीर रस का उदाहरण रहेगा, इसका स्थायी भाव क्या होता है। आपको रसों के स्थायी भाव तो याद हैं, जिसको भी याद हैं कमेंट बॉक्स में सभी रसों के स्थायी भाव कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से कमेंट कर दीजिए, है ना। सभी रसों के स्थायी भाव, है ना, आपको पता होने चाहिए, याद होने चाहिए। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने, भ्रकुटी तानी थी, बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो ये रहेगा आपका वीर रस का स्थायी भाव, वीर रस का उदाहरण, जिसका स्थायी भाव होता है उत्साह, है ना, उत्साह होता है। तो इसे आप अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। रौद्र रस का उदाहरण देखेंगे, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, संसार देखे अब हमारे शत्रु, रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा हो गए उठकर खड़े। तो जब श्री कृष्ण के वचन सुने अर्जुन ने, तो वह क्रोध से जलने लगे और सब शोक, जो शोक उनके मन में बैठा था श्री कृष्ण के वचन से, वह शोक अपना भूल गए और करतल युगल मलने लगे। संसार देखिए अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, शत्रुओं को संसार अब हमारे शत्रुओं को संसार मृत देखेगा, रण में पड़ा हुआ, है ना। करते हुए घोषणा हो गए उठकर खड़े, है ना, कृष्ण के वचन सुनकर के अर्जुन क्रोध से जलने लगे। तो इस प्रकार से आपका रौद्र रस का उदाहरण रहेगा। भयानक रस का उदाहरण देखेंगे, यहाँ पे 6 नंबर का रस है आपका भयानक। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटो ही बीच ही पर्यो मूर्छा खाए। यहाँ पे आपको डर लग रहा होगा, एक ओर अजगर है, एक ओर मृगराय है, बिकल बटो ही बीच में, यहाँ पर मूर्छा खाए, मूर्छित पड़ा है बीच में।
अद्भुत रस का उदाहरण क्या है? विस्मय अद्भुत का होता है स्थायी भाव। बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करें विधि नाना, आनंद रहत सकल रस भोगी, बिनु वाणी बक्ता बढ़ जोगी। तो ये रहेंगे आपके इसके उदाहरण। तो आप उन्हें अच्छी तरीके से कंप्लीट कर लीजिएगा। तो यहाँ तक हम यहाँ पर इतने रसों के उदाहरण सहित आपको मैं परिभाषा भी बता चुका हूँ। तो आप इसके अकॉर्डिंग परिभाषा कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे बस स्थायी भाव का नाम चेंज कीजिए और रस का, बस आपकी परिभाषा बन जाएगी। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं रस का। ये रहे आपके सभी स्थायी भाव। तो इस वीडियो में हमने आपकी पूरी ग्रामर कंप्लीट कर ली है, हिंदी ग्रामर, है ना। तो इसी प्रकार से आपके जो भी रह गए हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कंप्लीट हो चुका है, कि आपका रह गया है। देखिए यहाँ पे 6 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं इस वीडियो के माध्यम से। काव्य के भेद देख चुके हैं हम, प्रबंध मुक्त काव्य ये अच्छी तरीके से देख चुके हैं। आपका जो अलंकार आना है, वक्रोक्ति, दृष्टांत, विशेषोक्ति, उदाहरण, ये सभी अलंकार कंप्लीट कर चुके हैं। शब्द शक्ति, शब्द गुण, छंद और रस, ये सभी इतने हम कंप्लीट इस वीडियो में कर चुके हैं, है ना। अगले आपके रह क्या गए हैं, ये आपका टॉपिक रह गए हैं। ये 4-5 टॉपिक हैं आपके, जो यहाँ पे सार संक्षेपण हो गया, विज्ञापन लेखन हो गया, संवाद लेखन, अनुच्छेद लेखन, भावपल्लवन। अगले वीडियो में इन सभी के बारे में बताया जाएगा। और आपके जो क्वेश्चन हैं, है ना, यानी कि जो आपकी पुस्तक के पाठों के क्वेश्चन बनते हैं, वो हम पिछले वीडियो में एक वीडियो में कंप्लीट करवा चुके हैं। आप वीडियो जा करके देखिए। और अगले वीडियो में आपको और सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कराए जाएंगे, यानी कि अगले सब्जेक्ट के लिए हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी प्रकार से लाएंगे, जो कि आपके सिलेबस के आधारित होंगे, सिलेबस पर आधारित होंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।